मैं जब मर जाऊं तो मेरी अलग पहचान लिख देना, लहू से मेरी पेशानी पे हिंदुस्तान लिख देना। दोस्तों, ये कहानी है एक ऐसे इंसान की कि जिसका जन्म तो एक ऐसे छोटे गरीब और कच्चे घर में हुआ था कि जिस घर में लेटकर उस घर की कच्ची छत के बड़े बड़े सुराखों को आसानी से देखा जा सकता था। लेकिन उसके बावजूद भी उस बच्चे ने अपनी मेहनत और लगन के साथ अपनी ज़िंदगी में मरते मरते वो मकाम हासिल कर लिया कि आज पूरी उर्दू और हिंदी दुनिया में कोई भी ऐसा इंसान नहीं जो उसे नहीं जानता हो। ये कहानी है एक ऐसे इंसान की कि जब बड़े बड़े माहिर उसकी शायरी को सुनते हैं तो कोई उसे अपने वक्त का डॉक्टर इकबाल कहता है तो कोई उसे गालिब कहता है। ये कहानी है उस इंसान की कि जब वो बड़े मजमे में खड़े होकर अपने अशार को सुनाना शुरू करता है तो आशिकों को उसके शेर में अपना इश्क नज़र आता है। वहीं वतन से मोहब्बत करने वालों को उसकी शायरी में अपनी वतन की मोहब्बत नज़र आती है और पॉलिटिक्स में दिलचस्पी रखने वाले लोगों को उसकी शेर में पॉलिटिक्स नज़र आती है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे उस राहत इंदौरी के बारे में कि जो भले ही आज हम सब के बीच से इस दुनिया से चला गया हो, लेकिन आने वाली नस्लें हमसे ये ज़रूर कहेंगी कि तुम लोग बड़े ही खुशनसीब हो कि तुमने राहत इंदौरी को अपनी आंखों से देखा है। दोस्तों, राहत इंदौरी 1 जनवरी 1950 को मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में पैदा हुए थे। राहत इंदौरी का बचपन बहुत ज़्यादा गरीबी में गुजरा है। वो खुद बताते हैं कि बचपन में हमारा गुजर बसर करना भी बड़ा मुश्किल था क्योंकि उनके वालिद साहब इतना नहीं कमा पाते थे कि वो लोग सही तौर पर गुजर बसर भी कर सकें। यहाँ तक कि उनके घर की हालत ऐसी थी, वो बताते हैं जब वो रात के वक्त अपने घर पर लेटा करते थे तो वो अपनी छत को देखा करते थे क्योंकि उनकी छत में पैबंद लगे हुए थे और वो सोचा करते थे कि ये गुर्बत कब ख़त्म होगी। लेकिन दोस्तों, सबसे बड़ी हैरत की बात ये है कि जिस इंसान को आज पूरी दुनिया शायरी के नाम से जानती है, उस इंसान को बचपन से शायरी का शौक़ नहीं था, बल्कि बचपन में उन्हें पेंटिंग करने का बहुत ज़्यादा शौक़ था और एज अ पेंटर उन्होंने तकरीबन 10 साल लगातार काम किया है। वो खुद बताते हैं कि बचपन में उन्होंने इतनी ज़्यादा पेंटिंग की कि वो उनका एक बिजनेस बन गया था। उसी से ही वो अपनी कमाई करते थे और गुजर बसर करते थे। लेकिन इस गुर्बत की हालत में भी राहत इंदौरी साहब ने अपनी पढ़ाई को लगातार जारी रखा था। 1973 में उन्होंने इस्लामिया करीमिया कॉलेज से अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट की और उसके बाद 1975 में उन्होंने अपना एमए उर्दू से कंप्लीट किया। एमए करने के बाद राहत इंदौरी साहब ने उर्दू पर ही पीएचडी की। दोस्तों, राहत इंदौरी साहब का नाम राहत इंदौरी नहीं बल्कि राहत कुरैशी था। लेकिन जब वो शायरी की दुनिया में मशहूर हुए तो उनका शहर इंदौर था, इस वजह से उनके नाम के आगे इंदौरी लगाया गया और उन्हें पूरी दुनिया में ही राहत इंदौरी के नाम से जाना जाने लगा। दोस्तों, अगर बात की जाए शायरी के बारे में तो राहत इंदौरी की शायरी की शुरुआत कॉलेज के दिनों में हुई थी, यानी कॉलेज के दिनों में ही राहत इंदौरी के लफ्ज़ से टकराने लगे थे। राहत इंदौरी साहब खुद एक ऐसे मुशायरे के बारे में बताते हैं कि जिस मुशायरे में हिंदुस्तान के उस वक्त के सभी बड़े बड़े शायर मौजूद थे। वो कहते हैं कि बड़ी सिफारिशों के बाद हमारा नंबर भी उस मुशायरे में लग गया था, लेकिन परेशानी ये थी कि राहत इंदौरी को उस वक्त कोई भी नहीं जानता था। न राहत इंदौरी के पास पहचान थी और न ही कोई और चीज़ मौजूद थी। राहत इंदौरी के पास अगर कोई चीज़ थी तो वो उनके अशार थे जो उन्होंने खुद लिखे थे। लिहाजा वो कहते हैं कि उस वक्त जब मुझे माइक पर बुलाया गया था तो मेरा इंट्रोडक्शन भी सिर्फ इन अल्फाजों के साथ किया गया था कि लीजिए सुनिए जनाब राहत को। लेकिन उस मुशायरे में राहत इंदौरी ने जो शेर सुनाए तो उन अशार को सुनकर उस मुशायरे में मौजूद बड़े बड़े शायर हैरत में पड़ गए थे और उसी मुशायरे से ही राहत इंदौरी को धीरे धीरे पूरे हिंदुस्तान में शोहरत मिलना शुरू हो गई थी। और फिर धीरे धीरे वो दिन भी आ गया कि जब पूरी दुनिया राहत इंदौरी को अपने दौर का उर्दू का सबसे बड़ा शायर मानने लगी। दोस्तों, राहत इंदौरी खुद बताते हैं कि जब वो मुशायरों की वजह से लंबे लंबे सफ़र पर अपने घर से निकल जाया करते थे, कभी 20 दिन के लिए कभी 15 दिन के लिए, तो उनकी बीवी को आसपास के लोग ताने दिया करते थे और उनसे कहा करते थे कि तुम शायर की बीवी हो, क्या तुम्हारा गुजारा हो जाएगा।
راحت اندوری صاحب ایک انٹرویو میں بتاتے ہیں کہ جو ان کے چھوٹے چھوٹے بچے تھے وہ ان سے بھی کبھی نہیں مل پایا کرتے تھے۔ ان کا کہنا تھا کہ جب ان کے بچے 10-12 سال کے ہو گئے تب انہوں نے خود اس چیز کو محسوس کیا کہ میرے بچے اتنے بڑے ہو چکے ہیں، کیونکہ اس سے پہلے انہیں کبھی بھی اپنے بچوں کے ساتھ وقت بتانے کا موقع نہیں مل پاتا تھا۔ دوستو، راحت اندوری نے شاعری کی دنیا میں وہ مقام حاصل کر لیا تھا کہ ان کے مشاعرے نہ صرف ہندوستان میں ہوا کرتے تھے بلکہ USA، UK، قطر، بحرین، سعودی عربیہ، UAE جیسے بے شمار ملکوں میں ہوا کرتے تھے۔ دوستو، راحت اندوری صاحب کی سب سے خاص بات یہ تھی کہ انہوں نے کبھی بھی وقت کی گورنمنٹ کے سامنے اپنے سر کو نہیں جھکایا، یعنی گورنمنٹ کسی کی بھی ہو، کبھی بھی اس گورنمنٹ کی جی حضوری نہیں کی۔ انہوں نے اپنے پورے کریئر میں ہر گورنمنٹ کی ہمیشہ مخالفت کی۔ دوستو، ابھی کچھ دن پہلے ہی جب پورے ملک میں سٹیزن شپ امینڈمنٹ ایکٹ کا ویرودھ ہوا تھا تو راحت اندوری صاحب کی بہت سے شعر پروٹیسٹ میں مشہور ہوئے تھے، یعنی جگہ جگہ جہاں پر بھی دھرنے ہو رہے تھے وہاں پر راحت اندوری کے شعر بہت زیادہ استعمال کیے جا رہے تھے۔ اور یہی وجہ ہے کہ کچھ لوگوں کے دماغ میں یہ غلط فہمی بیٹھ گئی ہے کہ راحت اندوری صاحب صرف اور صرف BJP گورنمنٹ کے ہی خلاف تھے۔ حالانکہ اگر آپ چھانبین کریں گے تو آپ کو معلوم چلے گا کہ راحت اندوری صاحب کی جتنی بھی پولیٹیکل مدوں پر شاعری ہے، یعنی انقلابی شاعری ہے، وہ تمام کی تمام BJP گورنمنٹ کے آنے سے پہلے کی ہی لکھی ہوئی ہے۔ حالانکہ اس میں سے زیادہ تر شاعری تو آج سے تقریباً 15 سے 20 سال بھی پرانی ہے۔ دوستو، راحت اندوری صاحب نے اپنی زندگی میں بہت سارے ایسے اشعار لکھ دیے ہیں جو کچھ تشدد پسند لوگوں کو پسند نہیں آتے ہیں، اور اسی وجہ سے آج ان کی موت ہونے کے بعد بھی آپ ٹویٹر یا پھر نیوز چینلز کے کومنٹس باکس میں جا کر دیکھ سکتے ہیں کہ بہت سے لوگ ان کی موت کے وقت بھی خوشی منا رہے ہیں، اور ان کے دل کو آج سکون ملا ہے کہ ایسی انقلابی اور جذباتی اور شاندار شاعری کرنے والا انسان اس دنیا سے چلا گیا ہے۔ لیکن دوستو، بھلے ہی آج راحت اندوری صاحب نے اس دنیا کو الوداع کہہ دیا ہو، لیکن انہوں نے جو اردو شاعری میں اپنی خدمات دی ہیں اور انہوں نے اپنے دور میں اردو شاعری کو جو ایک نئی پہچان دی ہے، اس کی وجہ سے وہ ہمیشہ ہمارے دلوں میں زندہ رہیں گے۔ آج کی اپنی ویڈیو کا ہم یہیں پر اختتام کرتے ہیں۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں ویڈیو کو لائک کر کے اپنے دوستوں، احباب، رشتہ داروں کے ساتھ ضرور شیئر کریں۔ جب تک کے لیے اللہ حافظ۔